नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें और समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का किया उद्घाटन। आधुनिक भवन में गृह और विदेश मंत्रालय समेत अनेक विभागों का होगा कामकाज। नवाचार, दक्षता और सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। आपदा से उबरने के लिए हर संभव मदद का दिया भरोसा। राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित धराली के पीड़ितों से की बात। प्रशासन को प्रभावितों की त्वरित सहायता के निर्देश। लोकसभा से वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को हरी झंडी। समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 भी राज्यसभा से पारित। कार्यवाही में बाधा डालने पर विपक्ष पर बरसे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। कहा, कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण एसआईआर पर चर्चा संभव नहीं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। नीतिगत दरें 5.5% पर बरकरार। चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार। महंगाई के अनुमानों को 3.7% से घटाकर 3.1% किया गया। और रूस यूक्रेन शांति वार्ता की नई उम्मीद। मॉस्को पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। ट्रंप ने रूस को संघर्ष रोकने की दी अंतिम तारीख। भारी टैक्स और कड़े आर्थिक कदम उठाने की दी चेतावनी। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। खबरों पर सांकेतिक भाषा के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगी हमारी सहयोगी दीपाली। और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस भवन का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ शासन को अधिक सक्षम बनाना है। ये भवन दिल्ली में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। कर्तव्य भवन 3 सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन की परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है। इसके साथ ही कर्तव्य भवन 3 को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है। इसमें जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। भवन निर्माण के लिए रिसाइकल की गई निर्माण सामग्री का भी व्यापक इस्तेमाल किया गया है। साथ ही भवन में ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन पर भी व्यापक जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से बात की। प्रधानमंत्री ने भवन परिसर में पौधा भी लगाया। तो दक्षता और नवाचार को सहयोग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कर्तव्य भवन 3, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों का केंद्र होगा कर्तव्य भवन 3, जिसे आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मिले और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर श्रमिकों के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि कर्तव्य भवन विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसे गढ़ने वाले हमारे श्रम योगियों की अथक मेहनत और संकल्प शक्ति का आज देश साक्षी बना है। उनसे संवाद कर अत्यंत प्रसन्नता हुई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत और बचाव कार्यों में जुटे कर्मियों से भी भेंट की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत सामग्री और सहायता समयबद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचे। राहत कार्यों को गति देने के उद्देश्य से 2 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से आवश्यक खाद्य सामग्री और राहत सामग्री धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है, जिससे मार्गों की मरम्मत, मलबा हटाने और अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से अंजाम दिया जा सके। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि धराली में सेना के लोगों ने लगभग 190 लोगों को रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सभी घायलों के स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और पल पल की अपडेट आला अधिकारियों से हासिल कर रहे हैं। इस वक्त युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें सेना भी जुटी है। आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 190 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू करने के बाद लोगों को उत्तरकाशी लाया जा रहा है। गंगोत्री और धराली में 2 अतिरिक्त रेस्क्यू यूनिट तैनात की गई हैं। हर्षिल से धराली तक सड़क मार्ग खोलने के लिए मिट्टी हटाने वाले उपकरण तैनात किए गए हैं। लापता लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन के साथ साथ स्निफर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है। वहीं जैसे जैसे लोगों को निकाला जा रहा है, उन्हें फौरन चिकित्सीय सुविधाएं और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने चंडीगढ़, सरसावा और आगरा से 2 चिनूक और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिए हैं। सड़क यातायात बहाल करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है। बचाव अभियान में सेना के 125 अधिकारी और जवान, आईटीबीपी के 83 अधिकारी और जवान भी लगे हुए हैं। इधर बीआरओ के 6 अधिकारी 100 से अधिक मजदूरों के साथ बाधित सड़कों को खोलने में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य विभागों ने आपदा में घायलों को उपचार प्रदान करने के लिए दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन जिला अस्पताल और एम्स ऋषिकेश में बेड आरक्षित किए हैं। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर्स का भी उत्तरकाशी के लिए उन्हें रवाना किया गया है। विशेष रूप से मनोचिकित्सक भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में भेजे गए हैं। इस बीच मौके पर सेना, आईटीबीपी के साथ ही एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने इंटर कॉलेज हर्षिल, जीएमवीएन और झाला में राहत शिविर बनाए हैं। एनआईएम और एसडीआरएफ लिमचागाड में अस्थायी पुल निर्माण में भी जुटे हुए हैं। भारतीय सेना ने धराली में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत अभियान तेज कर दिया है। सेना ने त्वरित और समन्वित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान यानी कि HADR शुरू किया है। इसके तहत पैदल सेना और इंजीनियरिंग टीमों सहित 225 से अधिक सैन्यकर्मी खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मलबा हटाने और आवाजाही बहाल करने में सहायता के लिए इंजीनियर धराली पहुंच गए हैं। 7 टीमें टेकला के पास रिको रडार के साथ काम कर रही हैं। हर्षिल में स्निफर डॉग्स तैनात हैं। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए हर्षिल में सैन्य हेलीपैड चालू हैं। चिनूक, Mi-17 ALH हेलीकॉप्टर
जॉलीग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा में सैनिकों और सामग्री को हवाई मार्ग से ले जाने के लिए स्टैंड बाय पर हैं। वहीं सेना ने नुकसान की भी जानकारी दी है। धराली में सिविल हेलीपैड भूस्खलन के कारण बंद पड़ा है, लेकिन इस चुनौती के बावजूद सेना बचाव और राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तरकाशी के धराली में आई त्रासदी को लेकर आपदा कंट्रोल रूम में हुई बैठक के बाद आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिन क्षेत्रों में आपदा आने की संभावना है वहां लोगों को हटाया गया है और प्रभावितों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की गई है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक प्रशासन के द्वारा उनकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही 2 लोगों के शव मिलने की सूचना मिली है। रास्ता खोलने की कार्रवाई जारी है। जॉलीग्रांट में कई हेलीकॉप्टर हमारे आर्मी के और हमारे सिविल के आ गए हैं। जो भी हेलीकॉप्टर यहाँ आ गए हैं सब उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विंडो का इंतजार है, ज्यों ही समय मिलेगा तत्काल वो मौके पर जाएंगे। जिनको हटाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी के लिए रहने खाने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। अगर किसी के पास बिस्तर या कोई कपड़े की आवश्यकता है, कंबल वगैरह की आवश्यकता है, उसके लिए भी कहा गया है। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक प्रशासन उनकी व्यवस्था कराएगा। हमारी मैन पावर और मशीनें तैयार हैं। यहाँ पर तीनों हेलीकॉप्टर से एक बार में हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, या जेसीबी मशीन या कोई बड़ा कोई सामग्री है उसको हम भेज सकते हैं। और जितने भी आधुनिक उपकरण हो सकते हैं सभी प्रकार के उपकरणों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से हुई भारी तबाही को लेकर गढ़वाल से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने आज अपने साथी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बात की जानकारी अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उत्तरकाशी में आई इस भीषण विपदा से मर्माहत, शोकाकुल और व्यथित हैं। वो स्वयं राहत और बचाव कार्य की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां राहत, बचाव और पुनर्वास के कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से कहा है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के अतिवृष्टि और भूस्खलन के इलाकों में रह रहे लोगों से संपर्क में रहें और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी खबर पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है और उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना भी है। साथ ही पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर 8 अगस्त को अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही मध्य भारत और राजस्थान में अगले 6-7 दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। लोकसभा और राज्यसभा में आज फिर विपक्ष के व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। बिहार में विशेष पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार विरोध के चलते दोनों सदनों में दोपहर के बाद भी गतिरोध जारी रहा।
दोपहर 2 बजे लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा संसद के नियमों के खिलाफ होगी। The government has been very open to take up for discussion on any matter. On the issue of intensive revision of the electoral roll, on the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one. We all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. Under Rule 186, Part 8, any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. This party is trying to raise is clearly a sub judice, and so a discussion on this issue cannot be held in this House. व्यवधान के बीच ही लोकसभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 संशोधनों सहित पारित हो गया। बिल का उद्देश्य भारत की समुद्री कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप बनाना है। अंततः व्यवधान के बीच ही लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर राज्य के 2025-26 के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण पेश किया। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। व्यवधान के बीच ही समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2025 भी राज्यसभा से पारित हुआ। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियमों की समानता पर सवाल उठाए, जिसे सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने खारिज करते हुए कहा कि जो सदन चलने नहीं देते उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर का अधिकार नहीं है। Those who create disorder in the House have got no right to raise point of order. Only the persons who are trying to create disorder in the House, they have no right to talk about point of order. If you are so much interested, obey the rules accordingly. Otherwise, the chair direction is the final. नई दिल्ली में सोमवार को चाणक्यपुरी इलाके में कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा से मॉर्निंग वॉक के समय कुख्यात लुटेरे ने चेन लूट ली। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 48 घंटे के अंदर चेन स्नैचिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से महिला सांसद की सोने की चेन बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 साल के सोहन रावत उर्फ सोन के रूप में हुई है। दिल्ली के ओखला क्षेत्र के हरकेश नगर निवासी आरोपी पर 26 मुकदमे दर्ज हैं। चेन स्नैचिंग का मुकदमा वर्कआउट किया है। ये चेन स्नैचिंग 4 अगस्त को सुबह चाणक्यपुरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ऑनरेबल एमपी के साथ ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। हमने स्नैचर की बाइक, जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी, उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहाँ गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। हमने उस स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके इंस्टांस पर हमको जो स्नैच चैन थी वो रिकवर हो गई है। और ये एक्यूज्ड सोहन रावत है, 24 साल की उम्र है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस पर 26 मुकदमे दर्ज है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट आकलन विधियां और केस स्टडीज नामक पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे, जिसे हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय और टेक्सटाइल्स एंड फाइबर इंजीनियरिंग विभाग IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
ये पुस्तक वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट मापने के लिए सरल कदमों का प्रयास करती है। इसमें विभिन्न तैयार उत्पाद जैसे कॉटन साड़ी, फ्लोर मैट, इकत साड़ी, बनारसी साड़ी और अन्य समकालीन हथकरघा वस्त्र शामिल हैं। इसमें निम्न लागत डेटा संग्रहण और उत्सर्जन मापन की विधियों को भी शामिल किया गया है ताकि साधारण संकेतकों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। हैंडलूम पावरलूम से लगभग 41% कम उत्सर्जन करता, क्योंकि हैंडलूम के बुनाई, रंगाई, पैकेजिंग से 4 गुना अधिक कार्बन को पावरलूम लेता। कम पानी, कम ऊर्जा, कम कार्बन एमिशन, ज्यादा रोजगार। SDG 1 सरकारी योजना जैसे लाखपति दीदी जैसी पहल को गरीबी खत्म करने के दिशा में जब खर्चा कमेगा सारे चीज, तो हमारे बुनकरों की आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कपड़ा क्षेत्र के विकास के बारे में एक लेख साझा किया जो केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा द्वारा लिखा गया है। अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेख के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि भारत में वस्त्र उद्योग के विकास ने किस तरह विरासत, नवाचार और सामूहिक प्रयास को एक साथ जोड़कर आगे की यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि देश का हथकरघा क्षेत्र विश्व को प्रेरित करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों से लेख को पढ़ने का आह्वान किया। दरअसल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से एक दिन पहले लिखे इस लेख में भारत के अतीत से लेकर भविष्य तक का जिक्र है, जो कपड़ा उद्योग के विकास की कहानी को धागे दर धागा, कहानी दर कहानी जोड़ता है। लेख में 1905 के स्वदेशी आंदोलन को भी याद किया गया है, जब हाथ से बुना कपड़ा न केवल एक वस्त्र के रूप में बल्कि प्रतिरोध, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पहचान के एक सशक्त प्रतीक के रूप में उभरा। भारत के लिए ये एक नई शुरुआत थी जो विरासत, कला और सामुदायिक अभिव्यक्ति के ताने बाने के साथ विकसित हुई। विदेश राज्य मंत्री द्वारा लिखे गए लेख में हथकरघा क्षेत्र में मिले रोजगार के अवसर का भी जिक्र है, जो न केवल ग्रामीण और अर्धशहरी भारत में 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को रोजगार देने का काम करता है, बल्कि इस क्षेत्र में 72% महिलाओं ने रोजगार पाकर सशक्तिकरण की दिशा में आगे का रास्ता भी तय किया है। सरकार ने रचनात्मक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 2021 के माध्यम से OTT प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है। ये तंत्र OTT सामग्री को विनियमित करने और अनुचित सामग्री को प्रसारित होने से रोकने के लिए बनाया गया है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रिंट, डिजिटल और AV मीडिया में सरकारी संदेश को व्यापक दिशा निर्देशों द्वारा संचालित किया जाएगा। सरकार ने AVGC XR के लिए कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ साझेदारी की है। AVGC XR में अगली पीढ़ी की प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 392.85 करोड़ रुपए के निवेश से भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की शुरुआत की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मुलाकात रूस को दी गई राष्ट्रपति ट्रंप की डेडलाइन से 2 दिन पहले हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप रूस पर यूक्रेन से युद्ध खत्म करने का समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं। समझौता नहीं होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। इस नजरिए से विटकॉफ की इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है।
और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।